सब्जेक्ट जूलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, उसका हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में डील किए थे थोड़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का हम देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसमें इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें हम लोग समझे थे। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशंस और साइंटिस्ट के अनुसार से फिर क्या क्या स्कोप है इकोलॉजी के अंदर, वो चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं हीकल साइंटिस्ट है, ठीक है, 1869 में इकोलॉजी के बारे में क्या बोले थे वो देखते हैं। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज, इकोलॉजी को डिफाइन किए थे द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उनको वो क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उनके बीच संबंध है वो क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी मैटर्स होते हैं पर्यावरण के अंतर्गत उन दोनों को मिला करके और एनिमल के साथ में उनका क्या रिलेशन है वो चीज़ें क्या, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हीकल साइंटिस्ट है 1869 में क्या बोलते हैं, द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, जो एनिमल्स है और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों को मिला करके एनिमल के साथ जो भी उनका रिलेशन बनता है, टोटल रिलेशंस जो संबंध बनते हैं उसको वो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और है यूजीन बोटम करके, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1971 में यूजीन बोटम के हिसाब से 1971 में वो बोले थे, क्या बोलते हैं इकोलॉजी को, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के जो फंक्शंस है, जो कार्यकी है नेचर का, और जो स्ट्रक्चर है उसका जो संरचना है उसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, बॉटम के अनुसार से क्या है, पर्यावरण की, ठीक है, वातावरण की जो कार्यकी है और जो संरचना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसके अनुसार से यूजीन बोटम के अनुसार से, यूजीन बोटम 1971, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, वातावरण का जो कार्यकी है और जो इसकी संरचना है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया बोटम जी के अनुसार से। नेक्स्ट देखते हैं वार्मिंग साइंटिस्ट है 1895 से 1905 तक, ये क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इनके अनुसार से क्या बोल रहे हैं, वार्मिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एक व्युत्क्रम संबंध बनता है किसके बीच, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके जो एनवायरनमेंट है जहां पर वो रह रहे हैं, वातावरण। ठीक है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है जो रह रहे हैं, ठीक है, जिस वातावरण में रह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे, इकोलॉजी बोल रहे थे। उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, जो सजीव है, ठीक है, और वो जो जिस वातावरण में रह रहा है, ठीक है, उनके बीच एक व्युत्क्रम रिलेशनशिप बनते हैं। ठीक है, उसका स्टडी ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया। ठीक है, हीकल के अनुसार से और बोटम के अनुसार से और वार्मिंग के अनुसार से अलग अलग टाइप्स के वो डेफिनेशन दिए थे इकोलॉजी का। ठीक है, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी का अलग अलग परिभाषाएं दिया गया था अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार से। ठीक है,
अब इसको देखते हैं इकोलॉजी के कार्य क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इकोलॉजी के जो कार्य क्षेत्र हैं, कहाँ इकोलॉजी संबंधित है, किस किस कार्य क्षेत्र में इकोलॉजी संबंध रखता है। ठीक है, वो कार्य क्षेत्र हम इसमें देखेंगे। इसमें देखते हैं कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और अदर ब्रांचेस। अब बायोलॉजी के जो कुछ और अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, उनके बीच में एक क्लोज रिलेशन पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है, पारिस्थितिकी का जो अलग अलग और ब्रांचेस है बायोलॉजी के अंतर्गत, उनके बीच में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है, क्लोज रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से ब्रांचेस हो सकते हैं वो। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के है, ठीक है, बाहरी रंग आकार जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, वो है। फिजियोलॉजी है, कार्य की। जेनेटिक्स है, जहाँ पर हम लोग पेरेंट्स टू प्रोजेनी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो चीज पढ़ते हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी है। ठीक है, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग डीएनए, आरएनए, ठीक है, सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस के अंतर्गत डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये सभी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं हमारे उस लेवल पे। ठीक है, इवोल्यूशन किसी भी एनिमल्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसे विकास हुआ है, वो चीजें इस ब्रांच में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ब्रांच में, बायोलॉजी का ही ब्रांच है। एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत कैसे एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो चीज इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस के कुछ और ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो भी इकोलॉजी से संबंधित है लगभग। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फ्यूचर कैसी होगी इसका निर्धारण करते हैं। जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल, ये भी क्या है, इकोलॉजी से संबंधित है। कहने का मतलब यही है कि जो इकोलॉजी है, हमारा पारिस्थितिकी है, वो बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं उनसे संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके जो अनुवांशिकता है, वो मॉलिक्यूलर लेवल में क्या चेंजेस होते हैं उसके अंतर्गत, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। एम्ब्रायोलॉजी में वो जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, उसमें फिजिकल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं और केमिकल्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, फ्यूचर में और क्या चेंजेस हो सकते हैं उसमें, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, जियोग्राफी के अंतर्गत कहाँ पर वो रह रहे हैं, ये चीजें। ठीक है, इकोलॉजी में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखें वार्निंग के अनुसार से लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट, जो कि सजीव है और वो जहाँ पर रह रहे हैं वातावरण, उसके बारे में। ये जो सजीव है उसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करने के लिए ये सभी ब्रांचेस है बायोलॉजी के, इनसे भी क्या होते हैं, एक क्लोज रिलेशन रखता है और हमारा इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ठीक है, ये चीजें। फिर आगे देखते हैं हम इसके और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेटरी स्कोप होते हैं, क्लासिफिकेटरी स्कोप जहाँ पर किसी भी एनिमल्स का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हम वर्गीकरण में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। क्लासिफिकेटरी, ठीक है, वर्गीकरण करना। ठीक है, वर्गीकी इस क्षेत्र, वर्गीकी कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेटरी स्कोप के अंतर्गत इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मिल रहा है, हमको कोई भी जीव मिल रहा है, तो क्या करते हैं, उसके पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, यही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर कोई भी आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसको ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे चल करके एक टेक्सोनॉमी ब्रांच है। ठीक है, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत नॉमेनक्लेचर करते हैं और जो ग्रुप बनाए हैं क्लासिफिकेशन के, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। ये है इसमें टेक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजी के अंतर्गत टेक्सोनॉमी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ये भी एक कार्य क्षेत्र है इकोलॉजी का। ठीक है, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेटरी, इसको कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इन कम्युनिटी,
ठीक है। कम्युनिटी समुदाय में किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है या किसी समुदाय में किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको ग्रुप्स में बांटते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत होता है, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो टेक्सोनॉमी भी एक इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड इसका जो कार्य क्षेत्र है इकोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजिकल स्कोप, ठीक है। बायोलॉजिकल स्कोप क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी अगर कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी जो कार्यकी है, एक्टिविटी है, किसी भी कम्युनिटी की जो कार्यकी होती है, ठीक है, वो बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कम्युनिटी है उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी कम्युनिटी इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। कोई भी कम्युनिटी क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है, और ये इन्वायरमेंट भी क्या करता है, कोई भी कम्युनिटी किसी भी समुदाय को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली जो भी फैक्टर्स हैं उनका स्टडी इकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के अंतर्गत एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। बायोलॉजिकली एक इसका भी एक कार्य क्षेत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी एक कार्य क्षेत्र है बायोलॉजिकली। इसको एक है क्लासिफिकेटरी स्कोप, जिसके अंतर्गत टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंतर्गत बायोलॉजिकली जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके कार्य क्षेत्र में। फिजियोकेमिकल स्कोप देखते हैं, ठीक है, ये फिजियोकेमिकल स्कोप, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इफेक्ट दर्शाते हैं, ठीक है। फिजियोकेमिकल फैक्टर भौतिक रासायनिक कार्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में फिजिकल फैक्टर भी होंगे, केमिकल फैक्टर भी होंगे। जैसे फिजिकल में लाइट है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ठीक है, ये भी लगभग फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत है, ठीक है। केमिकल फैक्टर में है पीएच, वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है। ये जो केमिकल्स एलिमेंट्स होते हैं, और जैसे कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस है, सिलिका है, जिंक है, या अदर जो भी एलिमेंट्स है, वो भी क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इकोलॉजी का। तो ये भी एक कार्य क्षेत्र होता है, क्योंकि ये सभी चीजें क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इनसे ही मॉलिक्यूल्स लेवल से मिल करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट है कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो मेजर एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। और ये लाइट है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ये भी क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत करता है, ये इफेक्ट दर्शाते हैं उसको। इस कारण से ये भी एक फिजियोकेमिकल, इसको भौतिक रासायनिक जो कार्य क्षेत्र है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी स्कोप, इसमें अनुवांशिकी और जो विकासीय कार्य क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है इकोलॉजी के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जब इन्वायरमेंट चेंज होती है, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है वो चेंज होता है, ठीक है, मौसम चेंज होते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। उसके हिसाब से क्या होता है, एडाप्टेबिलिटी फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव में एडाप्टेशन डेवलप हो जाता है, अनुकूलता डेवलप हो जाती है। तो ये क्या होता है, अनुकूलता जो डेवलप होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो साइज शेप हैबिट ये चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे पोलर में रहने वाले, एकदम ठंड में रहने वाले, बर्फ में रहने वाले जीवों के हैबिट्स देखें, या इधर ट्रॉपिकल में रहने वाले जो जीवों का अगर हम लोग हैबिट देखें तो वो चेंजेस रहता है दोनों के बीच में, और दोनों के साइज शेप हैबिट दोनों में, इन सब में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और यही चेंज क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ करके, ठीक है,
ये आगे परमानेंट हो जाते हैं। आगे आगे बढ़ करके क्या हो जाते हैं, आगे चल करके परमानेंट हो जाते हैं, और यही क्या होते हैं, ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट से और नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन ट्रांसफर करते जाते हैं। और यही जो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है उस एनिमल्स में। और ये भी विभिन्नता नेचुरल सिलेक्शन ही कह सकते हैं उसको, नेचर उसको सेलेक्ट करती है, ठीक है, कि वो अगर एडाप्ट हो जा रहा है एनवायरनमेंट तो वो जिंदा रहेगा, ठीक है, अगर एडाप्ट नहीं हो पा रहा है तो वो फिर मर जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा नेचर से। तो इसमें देख रहे हैं जेनेटिक एक आनुवंशिक स्कोप में कोई भी अगर एनवायरनमेंट का चेंज हो रहा है, एडाप्टेशन आ रही है ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से। और इसके कारण क्या होता है, उनकी जो साइज है, शेप है, हैबिट है, वो अब चेंज हो रहे हैं, और उसके चेंज हो रहे हैं तो वो आगे चल करके क्या होते हैं, वो जो चेंजेस हैं वो इनके अंतर्गत परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उसको वेरिएशन फिर अलग अलग विभिन्नताएं दर्शाते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है। जो अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में तो वो फिर टिकता है, और जो अडॉप्ट नहीं हो पाता तो वो नेचर से एलिमिनेट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है एडॉप्टेशन में, ठीक है, नई जाति बनती है, नई प्रजाति बनती है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, खुद को जीवित रखने के लिए किसी भी जीव को स्ट्रगल करनी पड़ती है, नेचर में स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप को खुद को सर्वाइव करना है, खुद को बचाना है, तो ठीक है। तो एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन में विपुलता की वजह से क्या होते हैं, नए नए स्पीशीज बनते हैं, नए नए सब स्पीशीज बनते हैं, जाति प्रजाति इसमें बनते हैं। सभी जीवों को अपने आप खुद को सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रगल के लिए क्या सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। फिर तो हम लोग देखते हैं इसमें जियोग्राफिकल स्कोप, ठीक है, जियोग्राफिकल स्कोप में बफर, ठीक है, बफेन, ठीक है, बफेन एंड अलेक्जेंडर करके दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बफेन एंड अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, बफेन है और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये जियोग्राफिकल स्कोप वो लोग दिए थे। इसके अंदर जियोग्राफिकल स्कोप में भौगोलिक क्षेत्र है इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये भी एक कार्य क्षेत्र है। ये कोई भी एनिमल्स है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज, सब स्पीशीज पाए जाते हैं, उसका भी अध्ययन क्या होता है, इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो ये भी क्या होता है, जियोग्राफिकल स्कोप होते हैं इसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्कोप, ठीक है, गुणात्मक कह सकते हैं, गुणात्मक के कार्य क्षेत्र इसमें 6, ठीक है। तो ये इसमें कम्युनिटीज आती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी आती है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव इस टाइप्स के इसके अंतर्गत आते हैं, क्वांटिटेटिव स्कोप के अंतर्गत। कोई भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को हमको डिफाइन करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ही प्रकार के जो भी जातियां पाई जा रही हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या है, तो ये भी हम जानते हैं इसके अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है इनका, क्वांटिटेटिव स्कोप, जियोग्राफिकल स्कोप, जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी स्कोप देखें, ठीक है, और फिजियोकेमिकल स्कोप, बायोलॉजिकल स्कोप, क्लासिफिकेटरी स्कोप, ये चीजें, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या क्या पढ़े हम। बीएससी थर्ड ईयर का ये जियोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एम्स एंड स्कोप्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इकोलॉजी का डेफिनेशन देखा विकल्प के अनुसार से, ठीक है, यूजी बॉटम के अनुसार से, वार्मिंग के अनुसार से क्या क्या डेफिनेशन है वो चीजें। और बायोलॉजी के जो अदर ब्रांचेस हैं उसमें कैसे क्लोज रिलेटिव दर्शाते हैं, ये रिलेशन दर्शाते हैं, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, इवोल्यूशन, बायोलॉजी, और साइंस के जो पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी, ये सभी जो ब्रांचेस हैं वो इकोलॉजी के साथ क्लोज रिलेटिव होते हैं, घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं। फिर इसमें हम लोग देखें अलग अलग स्कोप, अलग अलग कार्य क्षेत्र, ठीक है। एक तो क्लासिफिकेटरी स्कोप हो गया, फिर बायोलॉजिकल स्कोप हो गए, ठीक है, फिजियोकेमिकल स्कोप है, और जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी स्कोप,
ठीक है, और जियोग्राफिकल स्कोप और क्वांटिटी स्कोप। तो ये चीज़ें हैं, कुछ और स्कोप्स हैं इसके, ठीक है, कुछ और कार्य क्षेत्र है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एम्स स्कोप ऑफ बायोलॉजी के अंदर।